हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर भर्ती 2024-25 के बारे में। तो इसके फॉर्म जो आए थे ये अक्टूबर के टाइम पे आए थे। आपने इसका फॉर्म भर दिया होगा। इसका एग्ज़ाम होने वाला था 27 अप्रैल को, स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम, ठीक है, जो अब कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि स्क्रीनिंग पेपर कैंसिल हो गया है आपका या नहीं हुआ है, और जो आपका अब पेपर होगा, यानी कि जो आपका मेंस होना था, वो परीक्षा आपकी कैसी होगी, अब विषयवार पेपर होगा या नहीं होगा। ठीक है, और जो आपका विषयवार सब्जेक्टिव पेपर होगा वो कब होगा, उसके लिए न्यू एग्ज़ाम डेट कब आएगी आपकी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि नियमावली में क्या क्या संशोधन हुआ है और क्या उस नियमावली में इस पेपर को लेकर के कहा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, कार्मिक विभाग के द्वारा, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन के द्वारा जो प्रवक्ता की नियमावली है उसमें संशोधन किया गया है। और ये जो संशोधन हुआ है ये 18 मार्च 2025 को इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग की वेबसाइट पे। ठीक है, तो उसमें कहा गया है नियमावली को संशोधित करते हुए कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो लेक्चरर के जो पोस्ट निकाली गई थी, ठीक है, उसमें पहले स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होना था 613 पोस्टों के लिए। ठीक है, भरे जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। और आयोग की वेबसाइट के अनुसार 27 अप्रैल 2025 को स्क्रीनिंग की परीक्षा जो है प्रस्तावित थी। लेकिन अब इसमें चेंज करके जो नियमावली है इसमें उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18/3/2025 द्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग संशोधन सेवा नियमावली 2025 प्रख्यापित की गई है। ठीक है, जिसके द्वारा मूल नियमावली के नियम 15 के उपखंड 3 में निम्नवत तालिकानुसार संशोधन करते हुए सीधी भर्ती हेतु पूर्व स्थापित स्क्रीनिंग परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त करते हुए मात्र विषयवार परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा है उसकी व्यवस्था को शासन के द्वारा, उत्तराखंड शासन के द्वारा, कार्मिक विभाग के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और अब आपका जो पेपर होगा वो केवल विषयवार पेपर आपका रहेगा। ठीक है, तो जो पहले नियम था वो कॉलम 1 में है, और जो दूसरा, जो अब नया नियम उसके स्थान पर लागू किया गया है, ये नियम दूसरा यहाँ पे हमारे सामने कॉलम 2 में दिखाया गया है। ठीक है, तो जो पहला नियम था उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि स्क्रीनिंग परीक्षा ज़रूरी है, होगी। उसमें केवल ये लिखा था, अगर हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा था कि अंत का जो इसका सेंटेंस ये लिखा है कि लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा के उपरांत विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें ये लिखा है कि जब अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी तभी आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा करेगा। लेकिन ये डिफाइन नहीं किया गया है कि संख्या अधिक का मतलब क्या है, यानी कि कितने अभ्यर्थियों को ज़्यादा माना जाएगा। 10,000 अभ्यर्थियों को ज़्यादा माना जाएगा, 10,000 अभ्यर्थियों को ज़्यादा माना जाएगा, या फिर 30,000 अभ्यर्थियों को ज़्यादा माना जाएगा, या फिर 50,000 अभ्यर्थियों को ज़्यादा माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें देखने के लिए तो मिलेगा ही, कम से कम इसमें जो लेक्चरर का, उत्तराखंड में लेक्चरर का फॉर्म भरा है वो लगभग 50,000 के आसपास, 50,000 से ज़्यादा लोगों ने ये फॉर्म भरा होगा। अभी तक RTI के माध्यम से ये जानकारी नहीं मिली है, ना ही आयोग ने ये जानकारी दी है। लेकिन पिछले वर्षों की तुलना की बात करें तो लगभग 50,000 के बीच में लोगों ने ये फॉर्म भरा ही होगा। तो पहले नियम ये कहता था कि जब अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी तो तब आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करेगा। लेकिन अब नियम को बदल दिया है और नियम में चेंज कर दिया है, और अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आयोग विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, विषयवार सूची तैयार करेगा। ठीक है, यानी कि जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, जो विषयवार परीक्षा होगी, उसी बेस पे मेरिट बनेगी और उसी बेस पे क्या होगा, सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, बाकी तो ये सबको पता है कि यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में जीएस्ट अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। ये हर एग्ज़ाम में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, चाहे वो UKSSC का हो, चाहे सेंटर का एग्ज़ाम हो, चाहे कहीं का भी हो, ये सब जगह होता है। और अगर दोनों के नंबर बराबर होते हैं तो उसके बाद ये देखा जाता है कि अभ्यर्थियों की आयु भी समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में उनके नाम रखे जाएंगे। तो ये भी हर जगह, हर पेपर में सेम होता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो अगर किसी का नाम आशीष है, ठीक है, और किसी का नाम
मोहित है, तो अगर आशीष और मोहित के दोनों के नंबर बराबर हैं, मान लो इसके भी 70 नंबर हैं और इसके भी 70 नंबर हैं, ठीक है, और आशीष की उम्र भी 30 साल है और इसकी मोहित की उम्र भी 30 साल है, एग्जैक्ट डे भी वही है, दिन भी एक ही है और सन भी एक ही है, तो देखा जाएगा कि इसका नाम आशीष से शुरू होता है, इसका नाम मोहित से शुरू होता है, तो आशीष का सिलेक्शन हो जाएगा, मोहित का नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब बोलने का मतलब ये है। तो ये हर एग्ज़ाम में होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, रेयर चांस है, ऐसा कभी देखने के मिला नहीं है, खैर रेयर से रेयर चांस होता है ऐसा। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद यही बताया गया कि सूची में जो नामों की संख्या होगी रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अधिक होगी। आयोग सूची जो नियुक्ति प्राधिकारी होगा को अग्रसारित करेगा। ठीक है, और स्क्रीनिंग की परीक्षा जो है वो समाप्त हो चुकी है, ये इन्होंने अपने आदेश में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बता दिया है। उसके बाद दूसरा जो हमें यहाँ पे अपडेट देखने के लिए मिल रहा है, दूसरा अपडेट कला वर्ग वालों के लिए है कि कला वर्ग में क्या था कि पहले जो पहला नोटिफिकेशन आया था, विज्ञापन आया था, उसमें बीएड को अनिवार्य नहीं किया गया था। जो बीएड था उसमें मतलब जो फाइन आर्ट के विद्यार्थी हैं ड्राइंग के, अगर उन्होंने ड्राइंग से एमए किया है, फाइन आर्ट से एमए किया है, तो उनके लिए वही क्वालिफिकेशन थी और वो लेक्चरर का फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने एमए के साथ प्लस एमए प्लस बीएड भी मैंडेटरी कर दिया गया है फाइन आर्ट के लिए। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के लिए तो बीएड अनिवार्य है ही, सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन आर्ट वालों के लिए छूट थी, मतलब फाइन आर्ट वालों के लिए छूट थी, ड्राइंग वालों के लिए अब उनके लिए भी बीएड मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले कॉलम में, प्रवक्ता कला सामान्य शाखा। ठीक है, कला का मतलब यहाँ पे ड्राइंग से है, फाइन आर्ट से है। ठीक है, तो पहले क्या था, स्तंभ विद्यमान प्रविष्टियाँ, पहले नियम था कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग डिजाइन ऑब्लिक प्राविधिक कला ऑब्लिक पेंटिंग, फाइन आर्ट ऑब्लिक पेंटिंग, विजुअल आर्ट में स्नातकोत्तर उपाधि केवल एमए होना चाहिए था, तो आप फॉर्म भर सकते थे लेक्चरर का। लेकिन अब जो नियम है वो चेंज कर दिया है और अब इसमें स्नातकोत्तर उपाधि तो चाहिए, प्लस दूसरा पॉइंट ये ऐड कर दिया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा और शास्त्र में स्नातक उपाधि यानी कि बीएड पास होना जरूरी है, तभी आप ड्राइंग से भर सकते हो। और ड्राइंग में कुल कितने पोस्टें हैं, इसमें 2 पोस्टें हैं। जो लेक्चरर की जो 613 पोस्टें आ रखी हैं, इनमें से केवल मात्र 2 पोस्टें फाइन आर्ट वालों के लिए रखी गई हैं। तो देख सकते हैं कि फ़ाइन आर्ट वालों के लिए कितना ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे है। हालांकि फ़ाइन आर्ट के बच्चे भी कम ही रहते हैं, लेकिन फिर भी 2 सीटों पे फाइट करना बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसा है कि उत्तराखंड सरकार का 2 सीट निकालना ऐसा है कि ऊँट के मुँह में जीरा या कुछ भी नहीं। मतलब हालांकि सबके लिए ऐसा ही है, हर उसमें ऐसा ही है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। बाकी बात करते हैं कि जो ये नियमावली है ये कार्मिक विभाग के द्वारा जारी की गई है और ये लागू हुई या नहीं हुई, क्योंकि अभी तक यूके पीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पीएससी के द्वारा अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इतनी जल्दी नहीं आएगा इस हफ्ते तक तो आ जाएगा। यूके पीएससी इस हफ्ते तक इस नोटिफिकेशन को जारी कर देगा और जो एग्ज़ाम की डेट है उसको भी घोषित कर देगा। ठीक है, और बात करते हैं नियमावली लागू हो चुकी है या नहीं, तो नियमावली ये लागू हो चुकी है। जब ठीक है, हमें समझने वाली बात ये है कि जो आयोग है, जो हमारा आयोग है यूके पीएससी, जो हमारा आयोग है, इसका काम है केवल, ये एक संस्था है, इसका काम है केवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, बाकी नियमावली रखना, नियमावली चेंज करना, ये काम है किसका, कार्मिक विभाग का। तो कार्मिक विभाग से नियमावली चेंज हो चुकी है, संशोधन हो चुका है, और जो संशोधन हो चुका है ये इसमें लिखा भी है, संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग संशोधन सेवा नियमावली 2025 है, इसका नाम ये है। और दूसरे पॉइंट में लिखा है यह तुरंत प्रवृत्त होगी, मतलब यह तुरंत प्रवृत्त होगी, जैसे ये जारी हो चुकी है तो ये वैसे ही उसी दिन से लागू होगी, यानी कि 18 मार्च से ही ये क्या हो चुकी है, तुरंत प्रवृत्त हो चुकी है, तुरंत लागू हो चुकी है। ठीक है, बाकी ये जो नियम था ये मैंने आपको बता दिया। तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे
जो आर्ट वालों के लिए बीएड मैंडेटरी कर दिया गया है, और बाकी अन्य के लिए क्या किया गया है, स्क्रीनिंग की परीक्षा को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, स्क्रीनिंग की व्यवस्था को समाप्त करते हुए मात्र विषयवार परीक्षा आयोजित की गई है। तो अब आप इस डाउट में न रहें कि आपकी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, तो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं होगा। और अब बात करते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कब होगा। तो एग्ज़ाम की जो डेट थी वो 27 अप्रैल को स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपका होना था। तो अब ये 27 अप्रैल को नहीं होगा, और 27 अप्रैल को आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम अब नहीं होगा। इसके बाद जब जो मेंस की डेट आएगी वो यूकेपीएससी इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते तक घोषित कर देगा। और जो मेरे हिसाब से इसकी जो डेट आएगी, लगभग आपको कम से कम मेंस के लिए 4 महीने का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा। यूकेपीएससी के द्वारा 4 महीने का टाइम दिया जाएगा। लगभग जून या जुलाई में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मेंस का एग्ज़ाम आपके पास रहने वाला है। ठीक है, तो 4 महीने का आपको 4 महीने का कम से कम इसमें टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 27 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके लिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसको भी देखते हैं। तो ये 19 तारीख के जो 19 मार्च का जो पेपर था उसमें ये कटिंग आई थी, उसमें ये न्यूज़ आई थी, क्योंकि 18 मार्च को ये लागू हो चुका था, तो चेंज हो चुकी थी नियमावली। तो इसमें भी साफ साफ लिखा है कि जो उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती में स्क्रीनिंग समाप्त, अब विषयवार होगी परीक्षा। ठीक है, तो विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समग्र सेवा नियमावली में किया गया है संशोधन। ठीक है, तो संशोधन करते हुए ये सब सारी बातें वही लिखी हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, ये सब वही लिखी हैं। बाकी एग्ज़ाम की डेट का बात करेंगे तो 27 अप्रैल को होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा हो सकती है रद्द। तो इससे तो कैंसिल होना ही है, क्योंकि 27 अप्रैल को ये एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो प्रवक्ताओं के 613 पदों को भरे जाने के लिए 27 अप्रैल को होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा रद्द हो सकती है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक को लिखे पत्र में कहा, प्रवक्ता सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। प्रस्तावित परीक्षा बदली हुई प्रक्रिया के अनुसार कराने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को निर्देशित करें। तो कार्मिक विभाग का काम होता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को निर्देश करना। ठीक है, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का काम होता है केवल क्या करना, जो भी कार्मिक विभाग संशोधन करता है नियमावली में उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो आप इस भ्रम में न रहें कि आपकी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो गई। तो आपका अब स्क्रीनिंग एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, और अब आप मेंस की तैयारी करें। और आप ये सोच सकते हैं कि जो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना था वो आप सबने पास कर लिया है, और आपको केवल मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो मेंस के एग्ज़ाम के लिए आपको 4 महीने का टाइम, कम से कम मिनिमम 4 महीने का टाइम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जून से पहले तो आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला। तो अपने मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और जो अभी लेक्चरर का प्रवक्ता का जो नया विज्ञापन आया है, जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% सीटें रिजर्व की गई हैं, उसका भी, और 10% सीटें रिजर्व की हैं, तो उसमें जो पहले सीटें थी वो और सीटें घट गई हैं, कम सीटें हो गई हैं। जैसे हिंदी में 69 सीटें थी, तो इनमें से फिर 3 सीटें चले गई हैं किसको, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए। तो हर कैटेगरी में सीटें घट गई हैं, चाहे वो SC ST OBC हो या फिर EWS हो या फिर जनरल हो। तो हर कैटेगरी में सीटें घट गई हैं, तो उसमें देखेंगे कि किस वर्ग के लिए कितनी सीटें मिली हैं, उसको देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, और जो ये नियमावली का जो PDF है, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप जो ये PDF है इसका लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।